बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स क्या है? ये एक मैसेज है जो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द एफेक्टर्स। तो ये सारा हमारी बॉडी में जो मैसेज कन्वे हो रहा होता है थ्रू न्यूरॉन्स, इट इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स। फिर हमने पढ़ा कि नर्व इम्पल्स जो है इसे कौन से फैक्टर्स जो हैं ये इनिशिएट करवाते हैं और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे मेंटेन किया जाता है, नर्व इम्पल्स कैसे इनिशिएट होती है, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। आज हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ साइनैप्स। अब हम आज एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं कि नर्व इम्पल्स जो है वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे ट्रांसमिट होती है, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे की जाती है। तो अगर आप न्यूरॉन्स को देखें तो न्यूरॉन्स की जो अरेंजमेंट है इस तरह होती है कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है या उसकी जो एक्सॉन एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ आके कनेक्ट हो रही होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो न्यूरॉन्स दिखाए जा रहे हैं। ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है ये आप देख रहे हैं, इसके डेंड्राइट है और ये इसकी सेल बॉडी है और आप इसका एक्सॉन देख रहे हैं और ये एक्सॉन का टर्मिनल एंड है। आप देख रहे हैं कि इसका जो टर्मिनल एंड है ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स। अब ये जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, यानी कि इन दोनों न्यूरॉन्स का आप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं ये आके कनेक्ट हो रहे हैं विद अदर न्यूरॉन एट देयर डेंड्राइट, लेकिन इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। इनके डायरेक्टली एक दूसरे के साथ आके कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इनके दरमियान में गैप्स प्रेजेंट हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स, और ये जो गैप्स हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। तो न्यूरॉन्स के दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, बल्कि जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आके मिल रहे होते हैं, इनके एक का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट के साथ आके मिलता है, वहाँ पर इनके दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप्स पाए जाते हैं। इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हम कहते हैं साइनैप्स। अब जो न्यूरॉन होता है, एक सिंगल न्यूरॉन, वो एक ही न्यूरॉन के साथ साइनैप्स नहीं बना रहा होता, बल्कि वो बहुत सारे इनकमिंग फाइबर्स के साथ ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स साइनैप्स बना रहा होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूरॉन डी है ये न्यूरॉन ए, बी एंड सी तीनों के साथ जो है ये एक साइनैप्स बना रहा है। सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन के साथ इसका कनेक्शन नहीं बन रहा है या साइनैप्स नहीं बन रहा, बल्कि ये डिफरेंट इनकमिंग फाइबर्स के साथ जो है ये साइनैप्स बना रहा है। अब जो नर्व इम्पल्स है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे जो है पास होती है या ट्रांसमिट होती है थ्रू साइनैप्स, लेकिन एक सिंगल इम्पल्स काफ़ी नहीं होती साइनैप्स को क्रॉस करने के लिए। It may take 2 or 3 impulses arriving in rapid succession or perhaps simultaneously from 2 or more fibers to start an impulse in the next neuron. नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट होने के लिए क्या चाहिए होता है कि अगर 2 या 3 इम्पल्सेस इकट्ठी आ रही हों एक दूसरे के आगे पीछे रैपिडली, तो ही वो नर्व इम्पल्स जो है अगली न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगी, या 2 या 2 से ज़्यादा फाइबर्स अगर उसको लेकर आ रहे हैं नर्व इम्पल्स को, तब ही वो न्यूरॉन में नेक्स्ट न्यूरॉन में वो नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है। एक नर्व इम्पल्स जो है ये काफ़ी नहीं होती अगली न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने के लिए। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये एक न्यूरॉन है। अगर इस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को इनिशिएट होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक न्यूरॉन नर्व इम्पल्स जो है वो लेकर आ रहा है और उसने उस नर्व इम्पल्स को इसे ट्रांसमिट करना है, तो जब तक 2 या 3 नर्व इम्पल्स इकट्ठी रैपिडली नहीं आएंगी तब तक ये नर्व इम्पल्स अगली न्यूरॉन में ट्रांसमिट नहीं होगी। या आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया कि 3 न्यूरॉन्स जो हैं ये न्यूरॉन डी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये तीनों न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स लेके आ रहे होंगे इकट्ठे, तो ही नर्व इम्पल्स जो है ये न्यूरॉन डी में ट्रांसमिट होगी, वरना इसमें ट्रांसमिशन नहीं होगी नर्व इम्पल्स की।
अब जो एक्शन पोटेंशियल है ये नर्व इम्पल्स है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जंप नहीं कर सकता, बल्कि इसमें क्या होता है, ये जो इनके दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, इसके क्रॉस जो ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की, ये होती है थ्रू केमिकल मैसेंजर, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्शन पोटेंशियल जो है, ये नर्व इम्पल्स जो है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जंप नहीं कर सकती, बल्कि मैसेज जो है इसे ट्रांसमिट किया जाता है अक्रॉस द साइनेप्स, इनके साइनेप्स को क्रॉस किया जाता है थ्रू केमिकल मैसेंजर्स, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखें यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कैसे नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं। आप देखें यहाँ पर आपको 3 न्यूरॉन्स दिखाए जा रहे हैं। आप देखें दोनों न्यूरॉन्स जो हैं ये थर्ड न्यूरॉन के साथ जो हैं ये साइनेप्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक साइनेप्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया। आप देख रहे हैं कि ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है। आप देख रहे हैं कि ये फूला हुआ हिस्सा है इसका, इसमें आपको छोटे छोटे वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको येलो में न्यूरोट्रांसमीटर्स नज़र आ रहे हैं। जब नर्व इम्पल्स आती है तो होता क्या है कि ये जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड है, इसमें मौजूद वेसिकल्स जो हैं ये इसी एक्सॉन के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, और इसमें मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस स्पेस में, जिसे हम कहते हैं साइनेप्स या साइनेप्टिक स्पेस या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, यहाँ पर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अगली न्यूरॉन या दूसरी न्यूरॉन जहाँ पे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। इससे क्या होता है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है और इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। अब इस डायग्राम में इस सारे प्रोसेस को एक सीक्वेंस में दिखाया गया कि हो क्या रहा है। तो आप देखें यहाँ पर आपको एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दिखाया जा रहा है। ये एक एक्सॉन टर्मिनल है इसको, और ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये साइनेप्स से पहले मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जिस न्यूरॉन पे ट्रांसमिट होना होता है नर्व इम्पल्स में, उसे उसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उस न्यूरॉन को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स कहते हैं इसको। आप देख रहे हैं आपको इस न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल है उसमें आपको वेसिकल नज़र आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले जब एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल पे आता है या एक्सॉन के एंड पे आता है, तो होता क्या है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इसमें मौजूद वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इट इज़ अराइविंग एट एक्सॉन टर्मिनल। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है इस मेम्ब्रेन में, तो इस मेम्ब्रेन में मौजूद जो कैल्शियम चैनल्स हैं ओपन हो रहे हैं, कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा, कैल्शियम एंटर द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। मैंने बताया आपको कि ये जो न्यूरॉन है जो साइनेप्स से पहले है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट बाद में। ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और इसकी मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कैल्शियम एंटर होगा इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कैल्शियम क्या करेगा, इट विल सिग्नल द न्यूरॉन ट्रांसमीटर वेसिकल। कैल्शियम जो है जब ये अंदर एंटर होगा ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को सिग्नल देगा। वेसिकल्स जो हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, वहाँ जाके इनकी डॉकिंग होगी, इनके ये अटैच कर जाएंगे। अटैच होने के बाद ये अपने अंदर मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसको साइनेप्टिक स्पेस में रिलीज़ कर देंगे थ्रू एक्सोसाइटोसिस। और फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब यहाँ पर रिलीज़ होंगे तो ये दूसरी मेम्ब्रेन यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करेंगे। इससे क्या होगा, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, बाहर मौजूद पोटेशियम सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे और इसमें नर्व इम्पल्स जो है इनिशिएट हो जाएगी। इस तरह जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे ट्रांसमिट की जाती है। अब यहाँ पर वही सब कुछ बताया गया है कि इम्पल्स जो है वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट होती है। जब नर्व इम्पल्स जो है वो साइनेप्टिक नोब पे पहुँचती है, मैंने बताया आपको ये साइनेप्टिक नोब है, तो इसके बाद क्या होता है,
उसमें मौजूद जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। उसमें मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज़ हो जाते हैं। ये फिर आगे जाके बाइंड करते हैं विद आर रिसेप्टर्स एट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और उसमें नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर आपको ये सारा इवेंट जो है ये ज़रा हाईलाइट करके दिखाया गया। आप देख रहे हैं कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं किस तरह आके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं और किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं इनको रिलीज़ किया जा रहा है और फिर आगे जाकर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर नर्व इम्पल्स को इस न्यूरॉन में जो है इनिशिएट करवा रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स जो कि एक्सोन एंडिंग पे रिलीज़ किए जाते हैं ऑफ द न्यूरॉन, और ये एक केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एट साइनेप्स। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो हैं एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट या मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है ये मेन ट्रांसमीटर है फॉर साइनेप्सिस जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पाई जाती हैं। इनके हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो न्यूरॉन्स हैं इनके दरमियान में जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है वो होती है थ्रू एसिटाइलकोलिन। बाकी जितने भी हमने अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम लिए हैं, पीछे पढ़े हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है पाया जाता है निडेरियंस में लाइक हाइड्रा, जेलीफिश एंड देयर रिलेटिव्स, जबकि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो है ये पाया जाता है प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक सब जानदारों में इंक्लूडिंग ह्यूमन, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि कुछ जानदारों में ये जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जो जानदार सिंपल हैं इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, उनमें ये नर्वस सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और जो जानदार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं या बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, एक्टिव हैं, उनमें ये नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो नर्वस सिस्टम का जो डिज़ाइन है ये किसी भी एनिमल के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होता है, मैच करता है। जितना वो जानदार एक्टिव होगा उतना ही उसके अंदर नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम के बारे में, और हमने पढ़ा है कि डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम जो है पाया जाता है हाइड्रा में। अब यहाँ पर हम हाइड्रा की एग्जांपल को लेके इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। हाइड्रा जो है ये निडेरियन है, यानी कि फाइलम निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। स्मॉल एनिमल है, वाटर में एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है इसकी। सीडेंट्री का मतलब है एक्टिव नहीं है, ये एक ही जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है ये उसके ऊपर अटैच होता है, और ये कि पानी में रहता है तो वाटर में कोई भी प्रे या कोई भी और डेंजर जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन से इक्वली जो है इसको हिट कर सकता है। किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलाई के आने के चांसेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ये मुश्तमिल होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पे, यानी कि इसकी बॉडी में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, एक जाल बिछा होता है, और जो नेटवर्क है न्यूरॉन का ये पाया जाता है इसकी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान। आपने पढ़ा था कि जो निडेरियंस हैं ये डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी जो है ये दो जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर होती है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर होती है। इन दोनों के दरमियान में होता है मेसोग्लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको हाइड्रा दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर इसको आपको इसकी जो बॉडी है, बॉडी वॉल जिसे आप कह लें, उसका एक पोर्शन दिखाया गया। आप देख रहे हैं बाहर एक्टोडर्म है, दरमियान में मेसोग्लिया है, और अंदर है एंडोडर्म। इन दोनों के दरमियान में आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये न्यूरॉन का नेटवर्क है, ये इनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इनमें कोई हेड
प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्योंकि इनमें हेड नहीं है तो इनमें कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम या ब्रेन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ना ही इनमें कोई नर्व कोर्ड्स पाई जाती हैं। लेकिन इनकी बॉडी में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया किन्हें कहते हैं? गैंग्लिया कहते हैं न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के क्लस्टर को। न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ जो हैं वो मिलकर एक गैंग्लिया बनाती है, तो इनकी बॉडी में गैंग्लिया जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में नर्व कोर्ड्स या ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं होता। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है दिस इज़ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इनकी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन न्यूरॉन्स जो हैं दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इनटू सेंसरी मोटर एंड इंटरन्यूरॉन्स। अब देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रा की बॉडी दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रा की बॉडी में न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, लेकिन इनका एक नेटवर्क प्रेजेंट है, लेकिन कोई ब्रेन या सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। कोई ऐसा सेंटर प्रेजेंट नहीं है जहाँ पर न्यूरॉन्स जो है मैसेज को लेके जा रहे हैं। जब भी स्टिमुलाई आएगा तो ये न्यूरॉन्स जो हैं ये उस मैसेज को रिसीव करने के बाद जो है उसको स्प्रेड करेंगे पूरी बॉडी पे, और पूरी बॉडी जो है एक यूनिट के तौर पर इनकी इकट्ठी जो है मूव करती है उस डेंजर के या उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। तो इनकी बॉडी देयर आर नो सेंसरी एसोसिएटिव फॉर मोटर न्यूरॉन्स, ना ही इनके अंदर कोई स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जब भी कोई स्टिमुलाई आता है तो हाइड्रा जो है रिस्पॉन्ड करता है और उसकी पूरी बॉडी एज अ यूनिट रिस्पॉन्ड करती है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं इसके टेंटिकल्स। जब भी कोई स्टिमुलाई आता है तो इसके टेंटिकल्स जो हैं ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर स्टिमुलाई जो है इतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो इसकी बॉडी का वो पार्ट आप कह सकते हैं जैसे टेंटिकल्स हैं वो अवे मूव कर जाते हैं, लेकिन अगर स्टिमुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये अपनी पूरी बॉडी को वहाँ से अवे मूव करवा लेते हैं।